हेलो माय डियर स्टूडेंट। इसके पहले मैं पिछले टर्म पर आपको जो है परागण के बारे में बता रहा था, जिसमें मैंने जो है परागण, परागण के प्रकार, स्वपरागण, परपरागण, कृत्रिम परागण सबके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया। अब उसके बाद आता है, हम चर्चा करेंगे ये पराग स्थित केसर संकर्षण, इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन एंड कार्पेल, या इसको जो है निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो है निषेचन पुष्प में के अनुलंब काट में जो है निषेचन क्रिया के प्रदर्शन का फिगर है। ये ऊपर ये जो है जो चौड़ा भाग है ये स्टिग्मा वर्तिकाग्र है, ये जो पतला भाग स्टाइल वर्तिका है, और नीचे की ओर जो फूला हुआ है ये इसको अंडाशय या ओवरी कहते हैं। अंडाशय या ओवरी कहते हैं। अंडाशय के अंदर ये जो है ये बीजांड बना हुआ है। आइए, निषेचन क्या है? इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो है नर यानी मेल यौन जो है मादा फीमेल गैमेट में संयोजन की क्रिया को जो होता है ये फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। हमने बताया था पिछले टर्म पर, वही परिभाषा यहाँ भी है कि नर युग्मक का संकेत है, ये मादा युग्मक का। यहाँ पर दोनों युग्मक जो है ये संयोजन कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। तो नर एवं मादा युग्मकों या नर एवं मादा जनन इकाइयों के संयोजन की क्रिया को जो होता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद क्या बनता है? निषेचन के बाद हमने आपको बताया था इम्ब्रियो बनता है। इम्ब्रियो मीन्स क्या होता है? भ्रूण। नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को क्या कहते हैं? जनन इकाइयों के संयोजन क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर या निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद क्या बनता है? इम्ब्रियो, या हिंदी में उसको जो होते हैं भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुष्पीय पौधों में जो है नर युग्मक जो है ये पोलन ग्रेन परागकण में बनते हैं, और मादा युग्मक जो होता है वो बीजांड में स्थित होता है। क्योंकि बीजांड जो होता है ये आप देख रहे हैं फूला हुआ भाग अंडाशय के अंदर स्थित होता है। किसके अंदर स्थित होता है? अंडाशय के अंदर स्थित होता है। इसलिए परागकण सीधे जो है मादा युग्मक के संपर्क में या नर युग्मक मादा युग्मक के संपर्क में नहीं आ पाती है। इसलिए इसके पहले जो है परागकणों का परागण आवश्यक होता है। इसके लिए नर युग्मक जो होते हैं, परागकण जो होते हैं ये वर्तिकाग्र पर जो है जायान के वर्तिकाग्र पर जो होते हैं पहले पहुंचते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। इसलिए जो होता है जनन के लिए या निषेचन के लिए जो होता है पुष्पीय पौधों में जो है ये परागकणों का वर्तिकाग्र पर, जायान के वर्तिकाग्र पर जो होता है पहुंचना जो है आवश्यक होता है, या परागण आवश्यक होता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है निषेचन होता है। इसमें आइए, ये परागकण का आवरण होता है, ये परागनली बनी है, ये परागनली यहाँ आई, ये बीजांड, यहाँ दोनों नर युग्मक है, मेल फीमेल, मेल गैमेट लिखा गया है। ये मेल गैमेट्स इसके अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद जो होता है निषेचन की क्रिया जो होती संभव होती है। इस प्रकार जो है नर एवं मादा या जनन इकाइयों के संयोजन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जिसके फलस्वरूप जो है जायगोट बनता है, यानी जायगोट बनता है, यानी युग्मनज बनता है, और युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। तो ये जो है वह निषेचन क्रिया का प्रदर्शन। अब आइए आगे,
अब इसके बाद आइए कि जो है परागण के समय निषेचन, परागण के बाद निषेचन के समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। यहाँ हम लिखेंगे निषेचन में होने वाली घटनाएं, इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन, ध्यान दीजिए निषेचन में होने वाली घटनाओं को दो भागों में विभक्त किया गया। मैं पहले इसको बता चुका हूं। प्रथम को कहते हैं पूर्व निषेचन, घटनाएं प्री फर्टिलाइजेशन, यहाँ मिस्टेक हो गया कुछ। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और दूसरे कहते हैं पश्च निषेचन घटनाएं, पश्च निषेचन घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स। इस प्रकार निषेचन में हमने बताया कि दो घटनाएं होती हैं। पूर्व निषेचन घटनाएं मतलब निषेचन के पहले की घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दूसरा जो है पश्च निषेचन घटनाएं, निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके बाद चलते हैं हम ये पूर्व निषेचन में कौन घटनाएं होती हैं। निषेचन के पहले, निषेचन के पहले ये कई घटनाएं होती हैं। नंबर 1 जो है पराग कणों का अंकुरण, परागकणों का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। दूसरा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब into ओव्यूल। दूसरा जो है नेक्स्ट है ये पराग छात्रों, अभी मैं बता रहा था कि पूर्व निषेचन में होने वाली घटनाएं हमने बताया कि उनको दो भागों में विभक्त किया गया है। पूर्व निषेचन घटनाएं
निषेचन में होने वाली घटना को बताया था, दो घटनाएं होती, पूर्व निषेचन घटनाएं और पश्च निषेचन घटनाएं। पश्च निषेचन घटनाएं, इसमें पूर्व निषेचन घटनाएं में ये कई घटनाएं होती जिसमें प्रथम है परागकणों का अंकुरण, दूसरा परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, तीसरा जो है परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, भ्रूण कोश में प्रवेश, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब into embryo sac, into embryo sac। चौथा नर युग्मकों का भ्रूण कोश में स्वतंत्र होना, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट्स into embryo sac, अब हम चलते हैं आपको परागकणों का अंकुरण अन्य घटनाओं को डिटेल बताने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। आइए परागकणों का अंकुरण, इसके बारे में मैं आपको जो है इसके पहले नर जो है युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में आपको डिटेल में मैंने बताया था कि परागकणों का अंकुरण जो होता है परागकोश से स्वतंत्र होने से प्रारंभ हो जाता है, जिसमें परागकणों का केंद्रक जो होता है सूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रकों में एक बड़े जिसको वर्धी केंद्रक कहते हैं और दूसरा छोटे जन्म केंद्रक में जो होता विभाजित हो जाता है। कुछ समय पश्चात जन्म केंद्रक के चारों ओर जो है कोशिका द्रव की मात्रा एकत्र हो जाती है, जिससे जन्म केंद्रक जो होता है वो जन्म कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। और इसी अवस्था में जो होते हैं परागकण जो होते हैं भ्रूण कोश से जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और परागकोश से स्वतंत्र होते हैं और जायान के वर्तिकाल पर पहुंचकर परागण की क्रिया को जो होते संपन्न करते हैं। हमने बताया था कि जायान पर पहुंचने पर जायान का वर्तिकाल जो होता है वर्तिकाल पहुंचते हैं, वर्तिकाल पर एक द्रव माइलिकम और शर्करा युक्त द्रव जो होता है स्रावित होता है, जिससे परागकण जो होते हैं वो अवशोषित करके फूल जाते हैं। फलस्वरूप परागकणों की जो है बाह्यभित फट जाती है और अंतर्भित जो होती है जनन छिद्र के रूप में एक छोटी नलिका के रूप में जो होता है बाहर निकलती है, जिसको हम पोलन ट्यूब या परागनलिका कहते हैं। इसमें हमने डिटेल से बताया है। इस बीच क्या होता है कि जो है अब जब परागनलिका बन जाती है तो जो वर्धी केंद्रक होता है वो परागनलिका में आ जाता है, जिससे वो उसको नलिका केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस जो होता कहा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो जनन कोशिका होती है वो विभाजित होकर के एक समान जो है दो नर युग्मकों मेल गैमीट्स का जो होता निर्माण जो है करती है। अब परागनलिका क्या होती है, परागनलिका धीरे धीरे हमने बताया था कि वो जो है बीजांड की ओर अंडाशय की ओर अग्रसर होती है और जब बीजांड के समीप जो होती है परागनलिका पहुंच जाती है तो
इस समय जो होता है जब दोनों नलिका बन जाते हैं तो वो भी नलिका भी जो होते हैं प्रागनलिका में आ जाते हैं। जब बीजांड जो प्रागनलिका जो होती है बीजांड के समीप पहुंचती है तो नलिका केंद्रक जो होता है वो समाप्त हो जाता है और दोनों नलिकामक जो होते हैं प्रागनलिका के सिरे पर आ जाते हैं। तो इसको मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि प्रागनलिका जो होती है बीजांड में कैसे प्रवेश करती है। प्रागनलिका जो होती है जब बनती है तो वो वर्तिका यानी जायांग के वर्तिका स्टाइल से होते हुई जो होती है वो बीजांड के समीप पहुंचती है। बीजांड में ये 3 प्रकार से प्रागनलिका बीजांड में जो होती है ये 3 प्रकार से प्रवेश करती है। प्रथम को कहते हैं बीजांड द्वारी, प्रथम को कहते हैं बीजांड द्वारी या इसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोगैमी। क्या कहते हैं? प्रोगैमी। ये छोटा सा चित्र है, ये बीजांड का ये यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोगैमी। ये एम्ब्रियो सैक है। क्या है? एम्ब्रियो सैक है। ये एंटीपोडल सेल्स है, एंटीपोडल सेल्स, और ये दोनों पोलर न्यूक्लियन हैं। पोलर में ध्रुवीय केंद्रक, ये बीच वाली एक सेल है और ये कोशिकाएं, इनको जो है दोनों को हम सिनर्जिक सेल्स कहते हैं। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो अण्ड उपकरण इग ऑपरेटस बनता है। क्या बनता है? इग ऑपरेटस। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बीजांड द्वारी में जो बीजांड प्रागनलिका होती है पोलन ट्यूब है। क्या है ये प्रागनलिका? पोलन ट्यूब है। ये और ये दोनों जो है ये मेल युग्मक है, मेल गैमीट। क्या है? मेल गैमीट। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बीजांड द्वारी में जो होता है ये प्रागनलिका, आप देखिए सीधे ये बीजांड द्वार है, माइक्रोपाइल। ये क्या है? बीजांड द्वार है, सीधे बीजांड द्वार से होकर बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड द्वारी में क्या होता है कि प्रागनलिका जो होती है वो सीधे बीजांड द्वार से होकर के जो है बीजांड द्वार से होकर बीजांड में जो होती है वो प्रवेश करती है। दूसरा आवरण द्वारी लिख सकते हैं या आवरण द्वारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीजोगैमी। क्या कहते हैं? मीजोगैमी। अब इसको हम चित्र को चेंज कर देते हैं, इसी चीज को हम चित्र को चेंज कर देते हैं। ये चित्र हम यहाँ से ले चलते हैं। ये दोनों मेल गैमीट हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रागनलिका है। क्या है? प्रागनलिका है। तो ये जो है ये इंटेगुमेंट है। ये क्या है? आवरण है।
क्या है? इंटीग्मेंट आवरण। इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है भीतरी आवरण है, यहाँ पर ये बाहरी आवरण होता है यहाँ पर। तो जो है ये इसको भेद कर प्रवेश करे, किसको? आवरण द्वारी में जो होता है ये प्रागनलिका जो होती है इंटीग्मेंट आवरण को जो है बीजांड के आवरण को जो होती है ये भेद करके जो होती प्रवेश करती है। किसको भेद करके? बीजांड के आवरण को भेद करके जो होती प्रवेश करती है। यहाँ हम लिखते हैं मीजोगैमी। तो इस प्रकार जो है आवरण द्वारी में जो होती है ये प्रागनलिका, यहाँ पर लिख दीजिए पोलन ट्यूब। आवरण द्वारी में जो है प्रागनलिका जो होती है आवरण बीजांड के आवरण को जो है भेद करके जो है प्रागनलिका में जो होती सारी प्रागनलिका बीजांड में बीजांड के आवरण को जो भेद करके जो है बीजांड में जो होती प्रवेश करती है। तीसरी विधि है, तीसरी निभाग द्वारी। निभाग द्वारी चलाजोगैमी। निभाग द्वारी चलाजोगैमी। अब यहाँ पर मैं फिगर में थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। तो यहाँ से प्रागनलिका बनाते हैं। यहाँ पोलन ट्यूब लिख देते हैं। पोलन ट्यूब मीन्स प्रागनलिका। आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रागनलिका ये चलाजा है और निभाग जिसको कहा जाता है ये चलाजा है। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरी विधि में निभाग द्वारी में जो है यहाँ लिख देते हैं चलाजोगैमी। निभाग के द्वारी में जो है ये प्रागनलिका पोलन ट्यूब जो होती है, यहाँ लिखा चलाजा मीन्स निभाग को भेद कर या निभाग से होती हुई जो होती है ये बीजांड में प्रवेश करती। कैसे प्रवेश करती निभाग द्वारी में? इसमें प्रागनलिका जो होती है निभाग चलाजा को भेदते हुए जो होती है प्रागनलिका में जो होती प्रवेश करती है। तो दो हमने बता दिया, प्राग कणों का अंकुरण और बीजांड का प्रागनलिका में प्रवेश। तीसरा ये दूसरा हमने बताया कि प्रागनलिका का बीजांड में प्रवेश। प्रथम बताया कि प्राग कणों का जो है अंकुरण। तो यहाँ पर तीसरा जो है प्रागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। एंट्री ऑफ
पोलन ट्यूब into embryo sac into embryo sac। तो यहाँ पर फिर हम बीजाणु का एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। बीजाणु का एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें परागनलिका जब बीजांड में प्रवेश करती है, किसमें प्रवेश करती है? बीजांड में। तो बीजांड को भेदते बीजांड के बीजांड का, ये चारों का भाग होता है न्यूक्लियस, बीजांड काय कहलाता है। बीजांड काय को भेदते हुए जो होती है ये भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। ये जो थैली है इसी को भ्रूणकोश या इसी को एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। ये क्या है? भ्रूणकोश है। परागनलिका जब जो होती बीजांड में प्रवेश करती है तो बीजांड के बीजांड का ये पूरा भाग जो होता है ये न्यूक्लियस कहलाता है। बीजांड का परागनलिका जब बीजांड में प्रवेश करती है तो बीजांड के न्यूक्लियस बीजांड काय को भेदते हुए भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। इसमें परागनलिका जो है अंडकोश का एक सेल यौन जो है एक सहायक कोश का है। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर अंडकोश का है, ये बगल में सहायक कोश का है। एक अंडकोश का एवं एक सहायक कोश का के बीच से होकर के जो होती है ये भ्रूणकोश में जो होती प्रवेश करती है। परागनलिका बीजांड में प्रवेश करने के बाद बीजांड के बीजांड काय को भेदते हुए भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। इसमें जो है परागनलिका जो होती है अंड उपकरण के अंडकोश का एक सेल एवं जो है एक सहायक कोश का के बीच से होकर के जो होती है, देखिए यहाँ पर प्रवेश की अंदर गई है, के बीच से होकर के जो होती है भ्रूणकोश में जो होती प्रवेश करती है। आइए चौथा, नर युग्मकों का भ्रूणकोश में स्वतंत्र होना। भ्रूणकोश में स्वतंत्र होना। discharge of male gametes into embryo sac। ध्यान दीजिएगा, इसमें जब परागनलिका जो होती है
बीजांड के बीजांड को भेदते हुए भ्रूण कोश में जब प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद जो होता है वो ये निम्न विधियों के द्वारा या प्रोसेस के द्वारा नर युग्मक जो होते हैं भ्रूण कोश में जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। प्रथम विधि है कि इसमें जो है राग नलिका के अभिसिरे पर दो छिद्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दो छिद्र बन जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा जो है प्रत्येक नर युग्मक जो होता है भ्रूण कोश में स्वतंत्र होता है। दूसरा जो है, प्रथम यह है कि प्रागनलिका के अग्रसिरे पर दो छिद्र बन जाते हैं और जो दोनों छिद्र होते हैं उनसे एक एक नर युग्मक जो होता है निकल करके भ्रूण कोश में आ जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। दूसरा जो है, भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद जो होता है ये प्रागनलिका का अग्रसिरा घुल जाता है, घुल या विघटित हो जाता है, जिससे दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। तीसरा है, इसमें कभी कभी जो होता है प्रागनलिका दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसमें एक शाखा अंड उपकरण की ओर एवं दूसरी शाखा द्वितीय केंद्र, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है, द्वितीय केंद्र की ओर जाती है। जब ये अंड उपकरण एवं द्वितीयक केंद्रक के समीप पहुंचने पर इन शाखाओं का अग्रसिरा विघटित हो जाता है। इन शाखाओं का अग्रसिरा विघटित हो जाता है, जिससे दोनों नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं।
तो कैसे स्वतंत्र होते हैं नरयुग्मक भ्रूण कोश में, कैसे स्वतंत्र होते हैं? ये 3 विधियों के द्वारा स्वतंत्र होते हैं, जिसमें इसमें सर्वप्रथम कभी कभी जो होती है प्रागलिका जब भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो उसके अग्रसिरे पर 2 छिद्र बन जाते हैं और इन प्रत्येक छिद्र के द्वारा एक नरयुग्मक जो होता है भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाता है। दूसरे विधि में प्रागलिका का अग्रसिरा जो होता है प्रागलिका का अग्रसिरा जो होता है टूट जाता है या घुल जाता है या विकृत हो जाता है, जिससे दोनों नरयुग्मक जो होते हैं भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। तीसरी विधि में कभी कभी प्रागलिका जब भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो ये 2 शाखाओं या 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिसमें एक शाखा जो होती है अंकुरण की ओर एवं दूसरी शाखा जो होती है द्वितीय केंद्र की ओर जाती है। अंकुरण एवं द्वितीय केंद्र के समीप जब ये शाखाएं पहुंच जाती हैं तो इन शाखाओं का अग्रसिरा टूट जाता है या विकृत हो जाता है, जिससे दोनों नरयुग्मक भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। तो छात्रों आज बस इतना ही, इसके बाद चर्चा कल करेंगे।